चलिए अब बात करते हैं रक्षा मंत्री द्वारा उठाए गए बड़े कदम की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए। रक्षा मंत्रालय 101 से ज्यादा वस्तुओं की लिस्ट तैयार कर चुका है जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इस लिस्ट में कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं। आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 24 के बीच में धीरे धीरे लागू करने की योजना है। रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इस लिस्ट को सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं, जिसमें आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCHS रडार और कई बाकी आइटम्स हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। और इन 101 उत्पादों की लिस्ट में आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह के मुताबिक ऐसे उत्पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2000 के बीच में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे और अगले 6 से 7 सालों में घरेलू इंडस्ट्री को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये फैसला भारतीय रक्षा उद्योग को अपने खुद के डिजाइन और विकास क्षमताओं का इस्तेमाल करके सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अवसर भी प्रदान करेगा। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर आत्मनिर्भरता की ओर इसको कहा जा रहा है कि एक बड़ा कदम है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की ओर ये एक बड़ा कदम देखा जा रहा है, जो आज राजनाथ सिंह ने सिलसिलेवार ट्विटर के जरिए ये बड़े ऐलान किए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच में ये बड़ा फैसला अहम है, कैसे अहम है ये हम जानेंगे और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर पर इसका क्या असर होगा ये भी हम जानेंगे। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ अर्थशास्त्री RK आर्या भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी, आज रक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया, 101 आइटम्स पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। इसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम हथियार भी हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को और इससे कितना फर्क हमारी डिफेंस सेक्टर को पड़ने वाला है? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप इस बड़े फैसले के पीछे? देखिए, इस बड़े फैसले के पीछे जी बहुत प्लानिंग गई है जी और बहुत सालों से बात चल रही है। जी जब मैं आपको कहता हूँ तो मैं बात करता हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम की, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब वो साइंटिफिक एडवाइजर थे तो उन्होंने प्लान अपना सबमिट किया था कि किस तरीके से भारत को स्वावलंबी बनना है, किस तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्री को इंक्लूड करना है, बाहर से निवेश लाना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑफसेट अरेंजमेंट करनी है, सारे। और इसके ऊपर तो मैंने 15 साल पहले इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया था। ये बहुत बात है, पर देर आए दुरुस्त आए और बहुत खुशी है कि अब ये बात हम पूरी होते देख रहे हैं। और क्योंकि जब तक देखिए हम अपने बनाए इक्विपमेंट को से लड़ाई नहीं लड़ेंगे और बाहर पे इंपोर्ट करने की वेट करते रहेंगे तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तब आपको वो डिनाई हो जाएगा, जैसे कारगिल में हुआ था। इसीलिए अब 101 आइटम जो प्रतिबंध लगा है हम खुद बनाएंगे और उसको शायद एक्सपोर्ट भी करेंगे, जैसे चाइना कर रहा है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम इस कदम को नहीं उठाएंगे, आप 2 फ्रंट वॉर छोड़िए, 1 फ्रंट वॉर भूल जाइए, जब तक आप खुद स्वावलंबी ना हो। ये बहुत जरूरी है। और आपकी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है आपकी डिफेंस पोस्चर पे, और आपका डिफेंस पोस्चर तब तगड़ा होगा जब आप अपने डिफेंस को खुद बना रहे होंगे और उसे एक्सपोर्ट करने में, जैसे चाइना कर रहा है। मैं घड़ी घड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ, हमारा कंपैरिजन होता है चाइना के साथ। 85% ऑफ अपने इक्विपमेंट वो एक्सपोर्ट कर रहा है बनाकर, और हम 100% बाहर से बना रहे हैं, जिससे हमें लड़ाई करनी है। अब धीरे धीरे चीज बननी शुरू होगी, जैसे LCA इत्यादि, पर अभी तक वो लाइन में नहीं आए। फ्रंट लाइन में कोई हमारा इक्विपमेंट नहीं आया है। ये हमारी
जो है कमजोरी रह गई है, इसको दूर किया जा रहा है। और मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा इस प्रेजेंट रजीम को। चलिए, हमारी को अब कहीं तो हमने स्टार्ट किया। जी जी, आर के आर्या जी, आप अगर देखें इसको, हम पूरे मामले को, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो आप क्या कुछ देखते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा? क्योंकि अब हम जब प्रतिबंध लगा देंगे ऐसे आइटम्स पर, उनके आयात पर, और खुद ही देश में निर्मित करेंगे, तो इसके बाद किस तरीके का फायदा देश को मिलेगा? देखिए कि जो डिफेंस सेक्टर है जी वो एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंडेंट है, जी और लगभग 62% जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसका इंपोर्ट किया जाता है, और बाकी जो है यहाँ पे बनाया जाता है। 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है या उसकी रिसर्च करती है। जी एक तो आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO जिसे बोलते हैं। जी दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और तीसरा जो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। अब सवाल क्या आता है, डिफेंस के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर बार चाहिए होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि दूसरी साइड जो दुश्मन है उसकी क्या प्रिपेयर्डनेस है। जी और एक जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है लगभग उसकी लाइफ 40-50 साल तक होती है। जी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम 49% दे रहे थे पहले, कि 2014 में हमने डिफेंस पॉलिसी बनाई थी कि 49%, 49% हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देंगे। जी 49% के साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लाइसेंस देना पड़ेगा जॉइंट वेंचर के अंदर। जी 51% इंडियन मैन्युफैक्चरर का शेयर रहेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका रिसर्च जो लाइसेंस है, पेटेंट है, वो इंडियन इन्वेस्टर के पास आ जाएगा, और कल को वो डील कैंसिल हो सकती है। उसके बाद निर्मला सीतारमन ने 74% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आह्वान किया जी, था, प्रफुल्ल जी आऊंगी आपके पास। जी परंतु 74% में भी जो है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आपको रिटेन करनी होगी वो लंबे समय तक करनी होगी, जिसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी नहीं अब फिलहाल रखा जा पा रहा। जी अब सवाल ये आता है कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो रिसर्च बेस्ड है। यूं तो DRDO, HAL काम कर ही रहे हैं, जी परंतु आप देख रहे हैं कि राफेल का इंपोर्ट है, सबमरीन का है, जी और भी जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इनके लिए काफी रिसर्च की जरूरत है। अभी जो 4 लीडिंग कंट्रीज है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और फ्रांस और रशिया, जहां से इक्विपमेंट आते हैं। चाइना जो है वो एमर्जिंग कंट्री बन रही है मिलिट्री पावर के अंदर, जी और अभी जो खतरा मंडरा रहा है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, और कश्मीर का भी इश्यू अभी अधर में है, और चाइना के साथ जो इंकर्जन हुआ है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि डिसएंगेजमेंट अभी नहीं हुई है। जी उसके चलते कहीं ना कहीं एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी करने के साथ ये जरूरी है कि डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भरता, जो प्राइम मिनिस्टर ने 5 स्तंभ की बात की थी, जी उसमें जो सिस्टम की बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और डिमांड की बात की थी, उसमें ये जो डिफेंस सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। जी अब क्या है कि इतना सारा इंपोर्ट होता है, तो 101 आइटम जो है हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जी जिसको 2020 से लेकर 2024 तक पूरा कर लेना है, जी और इसके बीच में भी कोई और आइटम मिले तो उनको भी ले लिया जाएगा, ताकि जो आत्मनिर्भरता है वो पूरी हो सके। जी पर इसके अंदर जो आपने मेरे से सवाल पूछा है एज जी एन इकोनॉमिस्ट, जी जी मैं आपको ये बता दूं कि जो डिफेंस रिसर्च है इंडिया का, जी वो इवन मीडियम टाइप का भी नहीं है, क्योंकि डिफेंस की रिसर्च पर काफी खर्चा हुआ ही नहीं। जी जरूर है कि मिसाइल्स वगैरह या छोटे मोटे इक्विपमेंट, ट्रेडिशनल इक्विपमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाती है, परंतु ज्यादातर बिजनेस जो है नहीं हो पाता और बाहर से इंपोर्ट होता है।
तो सर जो आप टाइम चार- पीरियड है उसमें ये पूरा कर लिया जाएगा। पहले मैं प्रफुल्ल बख्शी जी के पास एक बार हो जाती हूँ, वो लगातार कुछ कहने की कोशिश करें। प्रफुल्ल बख्शी जी बोलिए। देखिए, हमारे जो स्पीकर हैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जी। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे को जब तक जितने भी हम कोई ऐसी चीज नहीं बना रहे जिससे हम फ्रंट पे लड़ाई कर सकें, हम एक ऑनेस्ट राइफल नहीं बना रहे, टैंक नहीं बना रहे, टैंक की बैरल नहीं बना रहे, आर्टिलरी शेल नहीं बना रहे। कारगिल की लड़ाई में आपको 155 मिलीमीटर का शेल आपको भीख मांग के मिल रहा था, आपको सोने के भाव खरीदना पड़ा, और कंट्रीज उस समय फॉरेन पॉलिसी अपनी केड़ी लगाती हैं और आपका हाथ मरोड़ते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे को आती है। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 62 में कॉफी पर्कुलेटर बना रही थी और अभी तक कुछ नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही जिससे हम मेन लड़ाई कर सके पाकिस्तान और चाइना के साथ। तो ये जो दुखद हमारी जो समस्या थी, इसको दूर करने की बहुत जरूरत पड़ी। तो R&D जैसे अभी अभी हमारे स्पीकर बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी बहुत पीछे रह गई है जी। अच्छा, अगर हम ये मेरा बोलना ठीक है, पर आप हमारे जो सुनने वाले हैं वो ये पूछेंगे ऐसा हुआ क्यों? जी। हमको इस पे रिसर्च करना है, क्योंकि हमारी नीतियां गलत हैं। हमने कभी इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ही नहीं लगाई कभी कि क्यों हमारी नीतियां गलत हैं। और दूसरी बात है, ये स्कैंडल के डर से हम चीज को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। LCA देखिए 35 साल हो गए, LCA अभी तक आपका खड़ा नहीं हुआ। अभी भी LCA जो है स्क्वाड्रन सर्विस में बड़ी मुश्किल से अब आया है, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको रिजेक्ट किया जा रहा था उसका कोई इंजन नहीं बन रहा। जी। सारी 75% तो चीज बाहर से आ रही है। तो आप बताइए, हमारी इसलिए जो हमारे को एक वॉर फुटिंग पे सारा काम करना पड़ेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 42% से 100% प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया हुआ है, और उसका जो दोबारा जो ऑफसेट अरेंजमेंट पे जो पैसा लगाएगी जो फॉरेन बॉडी, वो 50 से 70% लगाएगी वहीं पे इंडिया के अंदर। ये सारी की सारी चीजें हमको बड़ी सीरियसली करनी पड़ेगी। हमारे गवर्नमेंट को टाइम बड़ा कम होता है, इलेक्शन री इलेक्शन में समय पूरा निकल जाता है। हमारे को ये सिक्योरिटी जो है इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत कम जरूरत है। पब्लिक को ये पता होना चाहिए। अगर पब्लिक को आप ये नहीं बताएंगे तो हम बात करते रह जाएंगे, पर बिल्कुल बदलाव की बहुत ज़रूरत है, और जो कदम पहले उठाने चाहिए थे वो अब उठ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अब जो सरकार ने सोचा है तो लेकिन उस पर काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से कि हमारा जो रिसर्च है वो मीडियम से भी कम है, तो इसको कैसे अचीव किया जाएगा, 4 साल का जो टारगेट सेट किया गया है उस समय पीरियड में इसको कैसे अचीव किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जो एक बड़ा ऐलान किया गया रक्षा मंत्री की तरफ से, और ये कहा गया है कि 2020 से 2024 तक धीरे धीरे इस योजना को लागू किया जाएगा। अब कैसे सरकार इसे करेगी और इसमें कितनी सफलता मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।